हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफिब्रिलेटर। बेसिकली ये होता क्या है? इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं हार्ट को। तो वो क्या करता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम को नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट कर देता है। करंट की बात करें, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाईफेजिक। जो मोनोफेजिक होता है वो 360 जूल देते हैं हम, बाईफेजिक में 120 से 200 जूल देते हैं, और अगर चाइल्ड है तो 2 से 4 जूल देते हैं। एक इसका सीक्वेंस भी होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑन करेंगे, पैड को अटैच करेंगे, रिदम को एनालाइज करेंगे, क्लियर द विक्टिम, उसके बाद अप्लाई शॉक एंड देन सीपीआर। यूज़ की बात करें, इसमें एक होता है सोकेबल रिदम जिसे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एक होता है नॉन सोकेबल रिदम जिसमें हम इसका यूज़ नहीं करते। तो सोकेबल रिदम में दो कंडीशन आती है, एक होती है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया और एक होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसमें हम दोनों कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर फ्लैट लाइन है या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते। अब हम बात करें पैडल की, तो जो वन पैड है वो हम अटैच करेंगे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे, और सेकंड हम करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्ट पे। इसे हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं, जब हम प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट एनर्जी हम देते हैं वो 200 जूल देते हैं। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो अनसक्सेसफुल रहा तो फिर हम दूसरा स्ट्रोक देंगे 200 से 300 जूल, और वो भी अनसक्सेसफुल रहा तो फिर हम थर्ड स्ट्रोक देते हैं 360 जूल पे। और डिफिब्रिलेटर देने से पहले हमें देखना चाहिए वहाँ पे कोई ऑक्सीजन वगैरह है वो ऑन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फायर का डर रहता है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसकी पर्पज़ की, और ये एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है थोड़ी और इजी वे में, आप इसको भी याद कर सकते हैं। पर्पज़ की बात करें तो स्टॉप कोर्टिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो भी कोर्टिक इलेक्ट्रिकल्स होती हैं हार्ट की, तो उन्हें क्या करता है, एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। और जो एससी नोड है उसको रिस्टार्ट करता है नॉर्मल रिदम में। और ये क्या करता है, टू सेव लाइफ ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक अरेस्ट आया तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो लाइफ को सेव करता है। इंडिकेशन की बात करें, वही मैंने अभी आपको बताया था इंडिकेशन। अगर सोकेबल रिदम है तो हम इसको दे सकते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया है। और अगर नॉन सोकेबल है तो एस्ट्रोल फ्लैट लाइन में हम इसको नहीं देंगे, और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हम इसको नहीं देंगे। देन हम बात करेंगे इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसमें पार्ट्स होते हैं, होता है मॉनिटर स्क्रीन होता है, एनर्जी सेलेक्टर होता है, चार्ज बटन होता है, शॉक बटन होता है, पैडल्स होते हैं, और ईसीजी लीड्स होती हैं। पैडल प्लेसमेंट फर्स्ट है इंटीरियर पोजीशन। इसमें हम क्या करेंगे, वन पैडल ब्लू राइट क्लेविकल थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। और सेकंड जो पैडल हम लगाएंगे वो लगाएंगे लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी अपेक्स ऑफ द हार्ट। एनर्जी लेवल की बात करें, वही अभी मैंने आपको ये बता दी थी, बाईफेजिक और मोनोफेजिक। अब देखते हैं प्रोसीजर। पहले हम असिस्ट करेंगे अनरिस्पॉन्सिवनेस पल्स। अगर अनरिस्पॉन्सिवनेस पल्स आ रही है तो स्टार्ट सीपीआर इमिडिएटली, हम सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। और देन अटैच डिफिब्रिलेटर पैड्स, फिर पैड्स को अटैच करेंगे और रिदम को एनालाइज करेंगे, एनर्जी को सिलेक्ट करेंगे इफ़ मैनुअल, क्योंकि इसके टाइप्स भी होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। इंश्योर करेंगे सेफ्टी, आई एम क्लियर यानी कि मैं ठीक हूँ, यू आर क्लियर यानी वहाँ पे सब ठीक है, ऑल क्लियर यानी सब ठीक है। उसके बाद डिलीवर शॉक, हम शॉक को डिलीवर करेंगे, रिज्यूम सीपीआर इमिडिएटली फॉर 2 मिनट, और उसके बाद रीअसिस्ट रिदम। ठीक है। उसके बाद फिर से हम असिस्ट करेंगे कि जो हमारी रिदम है वो सही आ चुकी है नहीं आ चुकी। अब बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी। पहले है बिफोर शॉक, शॉक देने से पहले रिमूव वेट क्लोथ और मेटल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी अगर वेट क्लोथ यानी गीले कपड़े हैं या कोई भी मेटल का ऑब्जेक्टिव्स पहना हुआ है पेशेंट ने तो हम उसको रिमूव कर देंगे। देन अप्लाई जेल पैड प्रॉपरली, पैड को प्रॉपरली प्लेस करेंगे वहाँ पे अच्छे से। थर्ड है इंश्योर ऑक्सीजन सोर्स अवे। जो भी ऑक्सीजन सोर्स है वो क्या दूर होने चाहिए पेशेंट से। देन ड्यूरिंग डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर देते समय क्या क्या करना है हमें, डोंट टच पेशेंट। तो हमें जो पेशेंट है उसको टच नहीं करना, क्योंकि हमें भी क्या करंट लग सकता है। और अनाउंस लाउडली, जो भी हम बोलेंगे वहाँ पे परफॉर्म करते टाइम तो हमें थोड़ा लाउडली बोलना है, ताकि दूसरे पर्सन को ठीक से सुनाई दे, जो भी हमारा टीम मेंबर होगा उसको अच्छे से सुनाई दे। आफ्टर सोक, अब सोक देने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू सीपीआर देंगे। मॉनिटर ईसीजी एंड वाइटल साइन, मॉनिटर करेंगे ईसीजी को और वाइटल साइंस को, और डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे टाइम, एनर्जी और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है तीनों का।
इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है, इरिथमियाज हो सकता है, और मायोकार्डियल इंजरी भी हो सकती है, और मसल सोरनेस भी हो सकता है। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन। देन इसके 3 थोड़ा टाइप भी हैं। पहला है मैनुअल डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या होता है, यूज़ करते हैं हम इसे आईसीयू में यूज़ करते हैं, सीसीयू में यूज़ करते हैं, और ओटी में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें जो एनर्जी होती है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है ट्रेन स्टाफ के द्वारा, डॉक्टर या नर्स के द्वारा। एक होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इट इज़ यूज ऑन पब्लिक स्पेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें एनालाइज करते हैं रिदम, यानी जो रिदम होती है ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है, और ये हमें क्या करता है, वॉइस इंस्ट्रक्शन देता है। थर्ड हमारी बात करें, ये है इम्प्लांटेबल कार्डियो वेंटर डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या करते हैं, हम सर्जिकल इम्प्लांट करते हैं इसे इनटू बॉडी में, और डिटेक्ट करते हैं इरिथमिया एंड डिलीवरी शॉक ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या होता है, जो शॉक है ऑटोमेटिकली डिलीवर होता है, और इसे हम सर्जिकली इम्प्लांट करना पड़ता है बॉडी में, ठीक है, और ये डिटेक्ट करता है इरिथमिया को। तो ये थे इसके टाइप्स, और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ये इसके पार्ट्स थे। देन बस ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, राधे राधे।